स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या हालचाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चंदन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल स्यापे की जो पिछले 60 सालों से चल रहा है। आपने रेंट के ऊपर घर लिया होगा कभी ना कभी, रेंट पर गाड़ी भी ली होगी, पर क्या आपने कभी रेंट के ऊपर अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी चलाते हुए किसी राज्य को देखा है? अगर नहीं देखा तो भाई आप सभी का स्वागत है हरियाणा में। आज हम समझेंगे कि क्यों एक इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग स्टेट अपनी कैपिटल के मामले में आज भी एक किराएदार की फीलिंग ले रही है। और क्या अब वक्त आ चुका है कि भाई गुरुग्राम, हाँ जी आपने सही सुना, ये वही सबका प्यारा गुड़गांव जहां हर बारिश में वेनिस जैसी फीलिंग और वेनिस जैसे मजे आते हैं, तो क्या इस गुड़गांव को हरियाणा की नई कैपिटल घोषित कर देना चाहिए? तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द एपिक टेल ऑफ हरियाणाज कैपिटल क्राइसिस। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत ये होती है साल 1966 से, नॉट 76, 1966 से। उस वक्त हरियाणा नाम की कोई स्टेट हमारे देश के मैप पर होती ही नहीं थी। यह पूरा का पूरा इलाका पंजाब का ही था। पर फिर डिमांड उठी पंजाबी सूबा मूवमेंट की। डिसाइड हुआ कि भाई भाषा के आधार पर पंजाब सूबे का बंटवारा होगा। लिंग्विस्टिक लाइंस पर एक बॉर्डर खींचा गया और जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग यानी कि हिंदी स्पीकिंग रीजन थे उन्हें पंजाब से अलग करके एक नई नवेली स्टेट बना दी गई और यही स्टेट अपनी क्या कहलाई? हरियाणा। लेकिन बंटवारा जमीन का तो हो गया, इंसानों का भी हो गया, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने आने वाले 60 सालों तक दोनों स्टेट्स के नेताओं को आपस में भसड़ करने के लिए कंटेंट भी दिया और चुनावी मुद्दा भी, कि भाई ओरिजिनल राजधानी यानी कि चंडीगढ़ ये किसको मिलेगी। अब स्टेट कैपिटल के इस लफड़े को समझने के लिए थोड़ा और फ्लैशबैक में चलते हैं। तो भाई आजादी से पहले जो हमारा अनडिवाइडेड पंजाब था, इसकी हिस्टोरिक और सबसे ग्रैंड कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। पर 1947 के पार्टीशन के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आजाद भारत के नए पंजाब को अब एक ऐसी न्यू कैपिटल चाहिए थी जो नेहरू चाचा के मॉडर्न इंडिया के उस ग्रैंड विजन को मैच करे और भारतीय पंजाब का जो रुतबा है उसको वापस पोडियम पर लेकर आए। और इस विजन को पूरा करने के लिए पैदा हुआ एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, दैट इज चंडीगढ़। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पर्सनली इस प्रोजेक्ट को पुश किया और दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया इस नए सपने को जमीन के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर आप चंडीगढ़ कभी गए हैं, है ना, मैं तो रह चुका हूं काफी साल, है ना, अराउंड 8 to 10 ईयर्स में यहां रहा हुआ हूं, तो आपको पता होगा कि भाई ये सिटी कितना कैंट है ना। लाइक सीरियसली, जिस दौर में इंडिया में टाउन प्लानिंग के नाम पर लोग बस ईंट के ऊपर ईंट या पत्थर रख देते थे, उस वक्त चंडीगढ़ को डिजाइन कर रहा था एक लेजेंडरी फ्रेंच आर्किटेक्ट जिसका नाम था ले कॉर्बूजियर। कॉर्बूजियर भाई ने इस शहर को ह्यूमन बॉडी की तरह डिजाइन किया। अकॉर्डिंग टू हिम चंडीगढ़ का जो सेक्टर 1 है यानी कि इसका कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये इसका दिमाग है। अपना सेक्टर 17 सिटी सेंटर ये इसका दिल है और बचे हुए सेक्टर्स जो हैं ये इसके दूसरे ऑर्गन्स, हाथ पैर, लिम्स, है ना, ये सब हैं। तो कॉर्बूजियर ने यहां फ्रेंच आर्किटेक्चर इतना जबरदस्त डिजाइन किया कि हाल ही में इसके कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग भी मिल चुका है। पंजाब का हाई कोर्ट, यहां की लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट सेक्रेटेरिएट, सब कुछ इसी जगह पर इतने सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। सेक्टर सिस्टम और जो इनके राउंड अबाउट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, और वो भी पता है इनिशियली ये राउंड अबाउट्स बिना लाइट्स के प्लान किए गए थे। एंड यस, सेक्टर का अपना सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम भी था यहां पर। चंडीगढ़ भाई है तो मास्टरपीस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात तो है भाई इस शहर में, है ना, एम ही नहीं कहते कि शहर चंडीगढ़, है ना, आत है गए। पर अब आते हैं कहानी के ट्विस्ट में। 1966 में हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि ये इतना मेटिकुलसली, इतना खूबसूरत शहर चंडीगढ़ अब किसके हिस्से में जाएगा? क्या ये पंजाब की कैपिटल रहेगा या ये न्यूली क्रिएटेड हरियाणा की कैपिटल बनेगा? और यहां शुरू हुई मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी नेताओं की आपसी भसड़। पंजाब के लीडर्स का कहना था कि चंडीगढ़ फिजिकली पंजाब के बीचों बीच आता है और उनका कल्चरल हब भी है। अकाली दल के जो संत फतेह सिंह जी थे, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर चंडीगढ़ पंजाब को नहीं मिला तो मैं फास्ट अनटू डेथ पर चला जाऊंगा और खुद को आग लगा दूंगा। और दूसरी तरफ हरियाणा के नेता भी पीछे नहीं थे, they were not far behind। इनका सॉलिड आर्ग्यूमेंट था कि भाई जब ये शहर बन रहा था तो हम अनडिवाइडेड पंजाब का हिस्सा थे, है ना, हरियाणा के लोग अनडिवाइडेड पंजाब का बिल्कुल हिस्सा थे। इस शहर की हर एक ईंट में हरियाणवियों का भी खून पसीना और पैसा लगा हुआ है, तो चंडीगढ़ पर हरियाणा के लोगों का भी पूरा हक है। और मजाक की बात देखो,
1966 में बाउंड्री डिसाइड करने के लिए जो जेसी शाह कमीशन बनाया गया था, उसने एक्चुअली 2-1 की मेजॉरिटी से चंडीगढ़ हरियाणा को दे दिया था, पर पॉलिटिकल प्रेशर और पंजाब के एग्रेसिव प्रोटेस्ट के आगे इंदिरा गांधी की सरकार को झुकना पड़ा और डिसीजन पलट गया। ऐसे ही होता है भाई, पॉलिटिक्स में तो यही होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे धर्म संकट था। एक तरफ संत फतेह सिंह पेट्रोल की बोतल लेकर बैठे थे, है ना, माचिस के कभी भी जला सकते हैं भाई खुद को, और अगर उनको कुछ हो जाता तो प्रोटेस्ट बहुत वाइड हो जाते, और दूसरी तरफ हरियाणा अपना हक मांग रहा था। तो एंड में सेंटर ने एक क्लासिकल इंडियन मम्मी पापा वाला सोल्यूशन निकाला। उन्होंने दोनों को डांट कर बोला, तुम दोनों चुप रहो, पंजाब चुप हरियाणा चुप। ना चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब को मिला, ना ही हरियाणा को, और इसको घोषित कर दिया गया एक यूनियन टेरिटरी। मतलब कैपिटल दोनों की रहेगी ये, पर यहां कंट्रोल किसी का नहीं होगा, सीधा सेंटर चंडीगढ़ के ऊपर राज करेगा भी। ये वैसा ही था जैसे दो बच्चे रिमोट के लिए आपस में लड़ रहे हैं और पापा ने आकर टीवी का कनेक्शन ही काट दिया। बिल्कुल एकदम टिपिकल क्लासिक पेरेंटिंग स्टाइल में यहां पर हमारी केंद्र सरकार एक्ट करती है। अब क्योंकि चंडीगढ़ यूटी बन गया, तो वहां की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे एक मैथमेटिकल रेशो में बांट दिया गया, और ये रेशो थी 60-40, मतलब 60% पंजाब, 40% हरियाणा। लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर ये आप सुनोगे ना तो आपको हंसी आएगी। एक बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है जो आपने इमेज में भी अभी देखी, और उसी एक बिल्डिंग को फिजिकली डिवाइड कर दिया गया दोनों स्टेट्स, ताकि इनको कलेक्टिवली यूज कर सकें। एक साइड पंजाब के एमएलएस बैठकर अपनी बहस करते हैं और दूसरी साइड हरियाणा के एमएलएस बैठकर अपना भसड़ में जाते हैं। हाईकोर्ट के केस में भी यही हाल है। टेक्निकली देखो, हर इंडिपेंडेंट स्टेट का ना अपना खुद का हाईकोर्ट होना चाहिए, पर यहां दोनों स्टेट्स एक ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को आपस में शेयर करते हैं और वहां बस एज अ टेनेंट रह गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है यार, ठीक है, कोई नहीं, है ना, शेयर कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम बिल्डिंग्स की नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है जलवे की। एक स्टेट कैपिटल में वहां के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं और टॉप बाबू लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इनका टोरा और भोकाल होता है, पता है ना आपको। वो यहां मतलब बिल्कुल ही नहीं है चंडीगढ़ में। बाकी स्टेट्स में कैपिटल जो पुलिस होती है वहां की, वो सीएम को सल्यूट मारती है, पर हरियाणा के मंत्रियों का चंडीगढ़ में उतना जलवा नहीं बन पाता। और क्यों? क्योंकि उनकी कैपिटल एक यूनियन टेरिटरी है और यहां पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर आते ही नहीं है, सेंटर के अंडर आते हैं। चंडीगढ़ का बॉस वहां का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और जले पर नमक पता है क्या है, पंजाब का गवर्नर ही, ठीक है, हरियाणा का नहीं, पंजाब का गवर्नर ट्रेडिशनली चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मतलब हरियाणा वाले अपनी ही कैपिटल में, है ना, वो भौकाल नहीं मचा पाते, वो स्वैग नहीं हो पाता इनका, जो हरियाणवी वो खून में है एक्चुअली, और वीआईपी मूवमेंट का वो मजा नहीं आता बेचारों को। अब इस सब कलेश को इस साल नवंबर में, है ना, 2026 आने वाला है, तो इस साल 60 साल हो जाएंगे। 60 साल एक इंसान पैदा होकर सीनियर सिटीजन बन जाता है, पर हरियाणा लगातार 6 दशकों से टेक्निकली बिना अपनी प्रॉपर इंडिपेंडेंट कैपिटल के अपना काम चला रहा है। और लाडलो, ये भी बता दूं मैं, हरियाणा ना कोई छोटा मोटा स्टेट मत समझना है इसको, साइज में थोड़ा टेरिटोरियली छोटा है, आज ये देश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर हाउस है। हम ये नहीं कह रहे कि चंडीगढ़ पर अपना हक या अपना क्लेम छोड़ दो, ठीक है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो चलता रहेगा, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर एक इतनी बड़ी स्टेट और इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट इसको आगे बढ़ना है और अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी बनाना है, तो एक इंडिपेंडेंट सेकंड कैपिटल का निर्माण अब एक लग्जरी नहीं है हरियाणा के लिए, ये मजबूरी और नेसेसिटी बन चुका है। तो दोस्तों, अब जब स्टेट अपनी ही कैपिटल में किराएदार बनकर थक चुका हो, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक नया आशियाना ढूंढेगा। और यही वजह है कि रिसेंटली हरियाणा के एमएलएज और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बहुत स्ट्रांग डिमांड और एक बज उठ रहा है कि गुरुग्राम को हरियाणा की सेकंड कैपिटल बना दिया जाए। और सरकार का फोकस यहां कितना मैसिव है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुरुग्राम में अभी रिसेंटली एक मेगा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, जब इतना पैसा एक जगह पंप हो रहा हो, तो उसको कैपिटल डिक्लेयर करने का थॉट आना, इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है, सीधी सी बात है, ये आएगा ही। और अगर हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर इस बात को सोचें, तो गुरुग्राम स्टेट कैपिटल बनने का एक बड़ा सॉलिड और वायबल कंटेंडर भी है, दम है गुरुग्राम में। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा का वो छोरा है ना, जो पूरे घर का खर्चा उठाता है, अकेले उठाता है, कमाऊ पूत है हरियाणा के लिए, राइट।
गुड़गांव ये देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब में से एक है। यहाँ दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कॉर्पोरेट बेसिस हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया का एक तरीके से मुंबई ही इसको आप मान सकते हो। और ये हरियाणा की ओवरऑल जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस शहर को जो मिलेनियम सिटी का टैग मिला हुआ है वो एम ही नहीं मिला, रीजन है उसके पीछे। यहाँ का स्काईलाइन, यहाँ के साइबर पार्क्स और यहाँ की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे तो वो किसी को भी लगेगा कि हाँ भाई, अगर हरियाणा को अपनी पावर और डेवलपमेंट शो ऑफ करनी है तो गुरुग्राम से बेहतर शोकेस और क्या हो सकता है ना। गुरुग्राम एक वायबल कंटेंटर तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर लंबी बिल्डिंग वाला शहर कैपिटल मटेरियल नहीं होता। अब गुरुग्राम में प्रॉब्लम्स देखो, गुरुग्राम दूर से जितना चमकता है ना, पास से उतना ही बड़ा स्ट्रगल है यहाँ रहना। इस शहर का सबसे बड़ा अवगुण है कि इसकी एक्सट्रीमली पुअर टाउन प्लानिंग, जिसकी वजह से यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पैदा होता है वाटर लॉगिंग का। भाई यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए ना तो पूरा का पूरा शहर एक स्विमिंग पूल बन जाता है। साइबर हब है ना, ये साइबर लेक बन जाएगा और गोल्फ कोर्स रोड ये रिवर राफ्टिंग का ट्रैक बन जाएगा। एक तरफ आपकी 50 मंजिला ग्लास की बिल्डिंग है और उसके ठीक नीचे अंडरपास में BMW ऑडी ये नाव की तरह तैर रही है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कैपिटल को सूट नहीं करता। और भाई मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि चलो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है, गुरुग्राम अगर स्टेट कैपिटल बना दिया जाए तो शायद इन वीआईपीज और नेताज को आने जाने के लिए जब रोड्स और ड्रेनेज सच में लगेंगे ना कि खराब है तो ठीक करना पड़ेगा इन्हें। और सोचो जब मंत्री जी का काफिला अंडरपास में डूबेगा तो शायद रोज रोज आम जनता को जो इन स्यापों से जूझना पड़ता है उससे छुटकारा शायद मिल जाए। जब तक प्रॉब्लम पावर कॉरिडोर तक नहीं ना पहुंचती हमारे देश में, तब तक फाइल जो है ना वो आगे बढ़ नहीं पाती, क्योंकि ये बाबुओं को पता सब है कि शहर की क्या हालत है। लेकिन नाले की पाइपलाइन ये जो छोटी छोटी डाल रखी है ना, जो वाटर को क्लॉग कर देती हैं, जिसकी वजह से हर मॉनसून में यहां नदियां बहना स्टार्ट कर देती हैं, उसमें इन बाबुओं का करप्शन साफ नजर आता है। बट जब तक इस नदी में मंत्री जी की गाड़ी का पहिया नहीं ना फंसेगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अब मंत्री जी ज्यादा टाइम चंडीगढ़ में रहेंगे तो भाई बात तो ठंडे बस्ते में रह जाएगी। सो दैट इज वाई आई थिंक दैट इवन दो गुड़गांव इज नॉट द आइडियल सिटी, बट if it is made the capital, it may ease the life of the people living in the millennium city गुरुग्राम। ना स्टडी आईक्यू का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। अब इन सारी चीजों में गुरुग्राम की इस एपिक भसड़ के संदर्भ में आपको पता है कि हरियाणा के पास गुरुग्राम से एक बेहतर और ज्यादा सॉर्टेड विकल्प भी है। एक बेटर ऑल्टरनेटिव है पंचकुला। शायद सरकार इस बात को अंदर ही अंदर समझ रही है, इसलिए रिसेंटली हरियाणा ने कुछ ऑर्डर्स भी निकाले हैं कि नई स्टेट गवर्नमेंट के मेजर ऑफिसेस अब पंचकुला में ही बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हरियाणा लोकायुक्त का 19 करोड़ का एक ब्रांड न्यू इंडिपेंडेंट ऑफिस पंचकुला में ही बन रहा है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट हो रहा है, राइट। पर पंचकुला ही क्यों, वाई पंचकुला, ऑल्टरनेट क्यों है ये? क्योंकि पंचकुला बेसिकली चंडीगढ़ का ही एक वेल बिहेव्ड शांत जुड़वा भाई है। ये शहर चंडीगढ़ की बिल्कुल बगल में है। इसकी प्लानिंग काफी मेटिकुलसली की गई है जस्ट लाइक चंडीगढ़, और ये बहुत क्लीन, ग्रीन, और सबसे बड़ी बात यहां ना पॉपुलेशन डेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन गुड़गांव के कंपैरिजन में या गुरुग्राम के कंपैरिजन में बहुत कम है। जो शांति और स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को चाहिए वो पंचकुला में नेचुरली इनबिल्ट है, राइट। और कैपिटल बनाने में, ठीक है, कैपिटल बनाने में सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? मंत्री जी का टोरा, है ना, उनका रौब होता है ना। अब आप सोचो गुड़गांव में सुबह 9 बजे हजारों आईटी प्रोफेशनल्स अपने कॉर्पोरेट शिफ्ट के लिए जा रहे हों और उनकी जैम पैक्ड ट्रैफिक रुकवा कर मंत्री जी का काफिला निकाला गया, तो लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ऊपर से गुड़गांव के लोगों का पता नहीं है आपको, पंचकूला के लोग कम भी हैं नंबर्स में और जितने हैं वो शांत रहते हैं। गुड़गांव में ऐसा नहीं है भाई। गुड़गांव का जागरूक नागरिक और कई ग्रेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये फोन निकालकर सीधा रील बना देते हैं और मंत्री जी की नींदें उड़ जाएंगी इस वजह से। ये जो वीआईपी कल्चर का रेसिज्म किया जाता है ना, मिलेनियम सिटी का कॉर्पोरेट क्राउड ये टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड पंचकुला में शांत लोग तो हैं ही, ऊपर से बेहतर प्लान्ड होने की वजह से मंत्री और साहब लोगों का जब वीआईपी मूवमेंट पंचकुला में जाएगा तो वो स्मूथली और पीसफुल तरीके से हैंडल हो पाएगा बिना आम जनता को ज्यादा ट्रिगर किए। तो सब एनालिटिकल फैक्टर्स देखने के बाद मैं तो सरकार को यही बोलूंगा कि एक काम करते हैं, सैनी साहब आप पंचकुला को मेन कैपिटल बना दो भाई,
और गुड़गांव को ऑफिशियली हरियाणा की मॉनसून कैपिटल घोषित कर दो, मजा आ जाएगा। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का मॉनसून सेशन गुड़गांव में ही होना चाहिए, ताकि कम से कम, है ना, जितने भी सरकार के जितने मंत्री लोग हैं उनको भी तो पता चले कि नदी पार करके आगे बढ़ना सिर्फ उनकी जनरेशन की कहानी नहीं है। गुड़गांव का एक एक बच्चा मॉनसून में लिटरली नदी पार करके स्कूल जाता है, बल्कि स्कूल पहुंचकर ऐसा लगता है कि स्कूल बिल्डिंग ही किसी आइलैंड की तरह नदी के बीचों बीच खड़ी है। और भूलना मत दोस्तों, गुड़गांव में ना सिर्फ लंबी बिल्डिंग्स नहीं लें, ठीक है, ये सिर्फ लंबी बिल्डिंग्स नहीं बनाता, लंबे ट्रैफिक की लाइनें भी बनाता है। 2016 के ना जुलाई में इस शहर ने लगातार 24 घंटे का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैफिक जाम लगाने का एक कीर्तिमान कायम किया। उस दिन हजारों लोग अपनी गाड़ियों में फंसे रह गए। तो सैनी साहब, मेरे हिसाब से तो भाई मॉनसून कैपिटल का आइडिया आपको सीरियसली सोचना चाहिए, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, और यही तरीका लग रहा है टू रिजॉल्व टिपिकल गुड़गांव प्रॉब्लम्स। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या गुरुग्राम कैपिटल बनने के लायक है, या उसको अपने कॉर्पोरेट वाइब में ही हमें छोड़ देना चाहिए? राइट, तो कमेंट्स में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। अब जैसे किसी स्टेट को सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर वेल प्लान्ड कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी इमोशंस या गलत डिसीजंस की कोई जगह नहीं है। देखो यार, मार्केट में ना आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। किसी का एक बार पेपर निकल गया तो अगले 3 साल तक वही ढोल बजाता जाएगा कि भाई मैंने पेपर क्लियर किया है, इसलिए सिर्फ मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि खुद पढ़कर अपना एग्जाम निकालना एक बात है, और स्टूडेंट्स को स्क्रैच से पॉलिश करके एग्जाम क्लियर करवाना ये बिल्कुल अलग आर्ट है। और आप हिपोक्रेसी देखिए दोस्तों, जब इनका खुद का पेपर निकला था तब यूपीएससी लक का गेम नहीं था, लेकिन इस साल 2026 में जब पेपर इनकी अप्रोच से बाहर आया और बच्चों से इनके पढ़ाए हुए मटेरियल से क्वेश्चंस टैकल नहीं हो पाए, तो अचानक से इनके लिए पेपर लक का गेम बन गया भाई अब। और इन सब में सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? मानना कि ठीक है, इस साल पेपर थोड़ा एब्सर्ड था भी, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, ठीक है, नो डाउट, लेकिन जिस बच्चे को यह पता था कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या छोड़कर आना है, उसका नेट स्कोर आज भी ठीक बन रहा है और वो लिखेगा मेंस इस साल। मार्केट में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ यूपीएससी एजुकेटर्स में इस बात का घमंड आना शुरू हो गया और वो जरूरत से ज्यादा आ गया है कि मैं सिलेक्टेड हूं, मैं XIRS हूं, मैंने ये उखाड़ा है, मैंने वो उखाड़ा है। भाई, एक टीचर का ये नार्सिसिज्म और सेल्फ ऑब्सेशन स्टूडेंट्स के अंदर एक फॉल्स ओवर कॉन्फिडेंस और ब्लाइंड फेथ पैदा कर देते हैं। बच्चों को लगने लगता है कि बस अब जो आएगा, इन सर ने जैसा कह दिया वैसा आएगा। पर जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तब असली पिक्चर सामने आती है। तब पता लगता है कि यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम ऑफ व्हाट यू नो, UPSC is also an exam to understand and realize that what kind of questions need to be left. जो सवाल आपका टाइम और नेगेटिव मार्किंग खाने आया है उनको पहचानना जरूरी है, और उनको छोड़ना ये एक स्किल होती है। और यही वजह है कि मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस नार्सिसिज्म और फेक क्रेडिबिलिटी वाले छलावे से बाहर निकलो और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म को चुनो। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, स्टडी IQ का P2I स्मार्ट बैच, इसकी क्लासेस 6 जून से स्टार्ट हो रही हैं। स्टडी IQ किसी एक टीचर के ईगो के आसपास घूमने वाला कल्ट नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन है। इनके फाउंडेशन क्लास प्रोग्राम से डायरेक्टली यूपीएससी में रैंक 12 और रैंक 88 जैसे टॉपर्स निकले हैं। ये वो बच्चे हैं जो जेन्युइनली इनके क्लासरूम प्रोग्राम में फर्स्ट डे से एनरोल्ड थे। ऊपर से जैसा मैंने कहा कि पेपर निकालने के लिए क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। इसमें इनका जो स्मार्ट डैशबोर्ड है ना, दिस इज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। ये स्मार्ट डैशबोर्ड जो कि P2I का पार्ट है, ये आपकी परफॉर्मेंस और सिलेबस कवरेज का माइक्रो एनालिसिस करता है। हर टेस्ट के बाद स्टडी IQ के अंदर आपको एक्चुअली डेटा के साथ दिखाया जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस में आप बार बार नेगेटिव मार्किंग खा रहे हैं, और ऐसा कौन सा सवाल है जिन्हें आपको टोटली अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए। इस लेवल की पिन पॉइंटेड ट्रैकिंग यही आपको उन ईगो ड्रिवन क्लासेस में कभी नहीं मिलेंगी जो सेल्फ प्रोक्लेम क्रेडिबल कहते हैं खुद को। तो वही अपना करियर, अपने अटेम्प्ट्स और अपना मेंटल पीस, इसको बचाओ और इन इन्फ्लुएंसर्स और ब्लाइंड फेथ के जाल से बाहर आओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कड़क एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।